Hello my dear students, so let's start 11th class physics. Topic name is units and dimension. तो स्टूडेंट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ऐसी क्वांटिटी जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मतलब जैसे मान लो ये अगर अपने पास एक ये पेन है, इसकी लेंथ को मुझे मेजर करना है, क्या अपन मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या तो स्केल के थ्रू अपन इसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको स्केल के थ्रू मेजर कर पा रहे हो, इसका मतलब लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप किसी वेट को अगर आप मेजर कर पा रहे हो तो वेट क्या है? दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप अगर फोर्स को मेजर कर पा रहे हो तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो भी चीज़ आप मेजर कर सकते हो सब किस में आती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात आती है एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। लेंथ, मास, वेट, टाइम, प्रेशर, हर चीज़ को अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर? इसके बाद में बात आती है टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने पास आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड इज derived physical quantity and the third is supplementary physical quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं है इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एंड द सेकेंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं स्टूडेंट, तो ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंडेंट होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी अलग टाइप की क्वांटिटी है जिसके अंदर अपने पास कुछ एंगल आते हैं, जैसे प्लेन एंगल आ गया, जैसे कि सॉलिड एंगल आ गया। अब इनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपने पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर सबसे पहले याद रखना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन दी अदर क्वांटिटीज, जो किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं करती। जैसे कि इसके अंदर आती है सबसे पहले लेंथ। ओके, लेंथ किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। ओके, लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन दी अदर क्वांटिटीज। तो लेंथ किस में आती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी में आती है। कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एंड द सेकेंड इज मास। मास भी किस में आती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट आती है टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया कि जो मान लो कोई भी लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी ब्राइट लाइट है, कितनी डार्क लाइट है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसे अपने पास क्या आता है? टेम्परेचर, और ऐसे अपने पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि अपन मोल बोलते हैं ना, मोल। केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं? मोल के बारे में पढ़ते हैं। तो मोल क्या है? मोल इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये आपको जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये अपने पास टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, दी ज्यादा फंडा क्यों? क्योंकि किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब इनकी यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मीटर हो गया, जैसे ये किलोग्राम हो गया किसका? मास के लिए। ओके, ऐसे टाइम का सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया किसके लिए? करंट के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या हो गया आपके पास? कैंडेला। और टेम्परेचर के लिए क्या हो गया? केल्विन। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या हो चुका है? मोल। ये सब क्या है आपके पास? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। अगर मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं तो डिराइव्ड में क्या आता है? ध्यान से देखो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल अपन ले लेते हैं फोर्स। क्या एग्जांपल ले रहे हैं? फोर्स। फोर्स किससे मिलके बना है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो आपको पता है ये क्या है आपके पास? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसके लिए यूज हो रही है? फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो फोर्स क्या एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे में यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ले सकता हूँ, या फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं वेलोसिटी।
ओके, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स आपको पता डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ, दिस इज द लेंथ। ओके, ऐसे अपने पास ये क्या है? टाइम है। तो एक बात बताओ, लेंथ और टाइम क्या दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं? और दोनों यूज करके इससे अपने पास क्या बन रहा है? वेलोसिटी बन रही है। क्या बन रही है? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा। जैसे कि अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको पता डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस इज अ लेंथ। क्या है ये? लेंथ। और लेंथ क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन निकालने के लिए आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी क्वांटिटीज आपके पास, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपन ने पढ़ी थी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उन क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटी थी वो सब क्या है? अपने पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या आता है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है प्लेन एंगल। फर्स्ट अपन बात करेंगे प्लेन एंगल। ओके, सेकंड इज सॉलिड एंगल। किसकी बात करोगे? सॉलिड एंगल की बात करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या चीज़ है समझो। जैसे सपोज करो ये एक प्लेन है, ओके, 2D सरफेस। इसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको पता है ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। तो क्या यहाँ पर अपने पास ये एक एंगल बनेगा थीटा? ओब्वियसली दिस इज द आर्क, इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये एंगल की बात करें तो ये एंगल ही आपका क्या होता है? प्लेन एंगल होता है। दिस इज प्लेन एंगल। तो इस एंगल को फाइंड आउट कैसे किया जाता है? दिस इज द आर्क अपॉन रेडियस। याद रखना, आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका फॉर्मूला होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब याद रखना इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है क्या होती है? रेडियन। क्या बोलेंगे अपन? रेडियन। क्लियर है बात? ऐसे अपने पास आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या चीज़ है? 3D सरफेस के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे तरबूज है, तरबूज उसको अपन क्या करते हैं? यूँ कट करते हैं, ये तरबूज होता है। इसको अपन क्या करते हैं? कट करते हैं, इस तरीके से कट करते हैं, चाकू से कट करते हैं। और सरफेस जो सेंटर होता है, सेंटर उसके साथ इसका जो कांटेक्ट होता है, ये देखो इस तरीके से, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो ये 3D एंगल जो बन रहा है, 3D एंगल, ये जो आपको दिख रहा है ये 3D एंगल है। ओके, इस 3D एंगल को क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल बोला जाता है। याद रखना, इस 3D एंगल को क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल। क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत है? याद रखना ये सरफेस पे होता है, ये वैल्यू की, ये क्या है? ये सरफेस का एरिया है। दिस इज कॉल्ड DA। आप इसको क्या बोल सकते हो? A बोल सकते हो। चलिए अपन इसको A बोल देते हैं। ओके, दिस इज द एरिया A। ओके, एंड दिस इज द रेडियस R। ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से सरफेस तक की। तो अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना है, क्या निकालना है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? दिस इज द एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सो क्या आएगा? A अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये होती है स्टीरेडियन। याद रखना क्या होता है? ये स्टीरेडियन होता है। यूनिट इज स्टीरेडियन। सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे कौन होता है ना, अपन कुल्फी लेते हैं तो कौन होता है, उसके अंदर जो सॉलिड एंगल बना होता है, एंगल जो बना होता है उसी को क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करने वाले हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात और समझनी है अपन को। देखो, अभी अपने पास ये तो बात हो गई यूनिट्स की, ये अपन ने पढ़ लिया कि कितने टाइप की यूनिट्स होती है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डायमेंशंस की। क्या बात कर रहा हूँ? डायमेंशन। बेटा डायमेंशंस क्या होती है? अपने पास जो साइड्स होती हैं ना,
उनको अपन डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि लेंथ है, आपके पास लेंथ है, लेंथ को अपन कैसे लिखेंगे, एल से डिनोट करेंगे। याद रखना ये क्या है, डायमेंशन है। डायमेंशन की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन सीख रहे हैं। ओके, तो डायमेंशन की फॉर्म में लेंथ को कैसे लिखते हैं, एल। ऐसे अपने पास क्या आता है, मास। मास को कैसे लिखा जाता है, कैपिटल एम। नाउ दिस इज द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को अपन कैसे लिखते हैं, टी। ऐसे अपने पास क्या आता है, टाइम। टाइम को अपन लिखते हैं कैपिटल एक चीज़ सॉरी, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको अपन के से डिनोट करेंगे। याद रखना किससे डिनोट करते हैं, के से। डायमेंशन क्या होता है इसका, के होता है। ऐसे टाइम का डायमेंशन क्या है, टी। ऐसे अपने पास फिफ्थ आता है करंट। करंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है ए। याद रखना करंट का डायमेंशन क्या होता है, ए। ऐसे सिक्स्थ अपने पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो याद रखना ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपन लिखते हैं किससे, सी डी से। क्लियर। ऐसे आपके पास 7 आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको अपन किससे लिखते हैं, मोल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मोल। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है, डायमेंशन से। याद रखना क्या है ये, डायमेंशन। अब अपन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि सबसे पहले मैं वॉल्यूम के बारे में लिखूंगा। क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका क्या होता है, आप इस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद रखना LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर मैं इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो लेंथ को भी अपन L बोलते हैं, सही एकदम बात। ब्रेड्थ जो होती है वो भी लेंथ होती है, और आपके पास जो हाइट होती है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, लेंथ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ ही बोलते हैं। ओके, सो ये क्या आ गया, L। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने L हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ऐसे एरिया का डायमेंशन क्या आ जाएगा बताओ, एरिया का डायमेंशन होता है L इंटू बी। तो ये कितना आएगा, L स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि लेंथ भी L हो गया और ब्रेड्थ भी L हो गया डायमेंशन की फॉर्म में। ऐसे अपने पास आता है क्या, सपोज अपन बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज़ है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अपन लेंथ बोलते हैं L, ओके। और टाइम क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा T। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाता है, देखो L1। ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा T-1। इसमें कोई प्रॉब्लम है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। आप चाहो तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो m0 के। देखो यहाँ पे कोई मास तो है नहीं, वेलोसिटी में कोई मास यूज होता नहीं है, तो m0 L1 T-1, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपके पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैसे निकालोगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है अपने पास, वेलोसिटी का मतलब हो गया ये देखो ये रहा, तो L1 T-1 अपॉन में क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, L1, एंड यहाँ से बनेगा T-। तो ये अपना किसका डायमेंशन हो गया, एक्सेलरेशन का। अब अगर अपन बात करें फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालोगे, ma। ठीक है, मास क्या है बताओ, m1। मास क्या होता है, मास का डायमेंशन देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, m बताया। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर, तो क्या आएगा, m1 L1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्लियर है। ऐसे ही अपने पास वर्क डन का डायमेंशन भी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है बताओ, m1 L1 T-2। ओके, और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है L1। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, L1 होता है। तो अगर आप फाइनल निकालते हो तो क्या आएगा, m1 L2 T-2। दिस इज द डायमेंशन। ठीक है, ये वर्क डन का डायमेंशन हो गया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जैसे पावर का डायमेंशन आप निकाल सकते हो। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम।
यही होता है ना। और वर्क डन का डायमेंशन अभी जस्ट अपन ने निकाला है क्या, m1 L2 T-2 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, अपॉन में आ जाएगा T1। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, m1 L2 और यहाँ से कितना आ जाएगा T-3। ये डायमेंशन हो गया पावर का। क्लियर है। ऐसे अपने पास और भी कुछ डायमेंशन, जैसे कि स्ट्रेस का डायमेंशन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा देखो ये जो चैप्टर से आपके आगे आएंगे, आगे जो इनका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन। अभी अपन जो फर्स्ट चैप्टर उसमें केवल डायमेंशन बनाना सीख रहे हैं, तो डायमेंशन के लिए आपको इनका फॉर्मूला आना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ से अपन जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी पढ़ा था अपन ने, m1 L1 T-2। ओके, और बताओ एरिया क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओ, क्या आ जाएगा बताओ, m1 L-1 T-2। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। बोलो कर सकते हैं कि नहीं, पक्का। ऐसे अपने पास क्या आता है, स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन आता है ओरिजिनल लेंथ। क्या आता है अपॉन में, ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ, तो दोनों लेंथ ही तो है, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या आ जाएगा, देखो L0 आ जाएगा। मतलब इसको आप बोल सकते हो M0 L0 T0। याद रखना ये डायमेंशन लेस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, डायमेंशन लेस। क्या बोला जाता है इसको, डायमेंशन लेस बोला जाता है। कर सकते हैं क्या बताओ। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी क्या होती है, डायमेंशंस होती है, जिनको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये डायमेंशन आप लिख सकते हो और आपको ये आने भी चाहिए और ये बनानी आनी चाहिए। देखो मेनली क्या है, फॉर्मूला आपका आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इनके फॉर्मूले। अगर इनके फॉर्मूले आप कर सकते हो तो आपके पास इजीली ये हो जाएगा। बोलो कर सकते हैं क्या, फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे मैंने इन सब के फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, है कि जैसे सरफेस टेंशन यहाँ पे है, इस सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूँ, उसको T से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, देखो m1 L1 T-2 अपॉन में क्या आ जाएगा, L1। अब ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। सो m1 L0 T-2, ये क्या आ गया, इसका डायमेंशन आ गया, सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ गया। देखो यहाँ पर ये रहा, क्या रहा है, M-T-2। देखो L नहीं है ना बीच में, इसका मतलब L क्या है, 0 है। क्लियर है। इस तरीके से आपको रखना है। प्रेशर और स्ट्रेस का मैंने आपको बता ही दिया, है कि नहीं। इसके अलावा अपने पास आता है टाउ। टाउ जो होता है इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना ये अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन में अलग होता था। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। क्लियर एकदम बात। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, m1 L2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, T-2। तो ये आपके पास क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। इसके अलावा जैसे मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे निकाला जाता है, पहले तो इसके लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फोर्स आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। दो हीवनली बॉडी जो होती है, जैसे दो प्लेनेट हैं, इनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोला गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r²। जैसे इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, m2, उनके बीच का गैप क्या है, r है। इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन निकालना, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला बनाओ। क्या आ जाएगा, देखो F, इसको इधर लेके जाओगे तो r² अपॉन में कितना आएगा, m1 m2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन अपने पढ़ा है m1। फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़ा है अपन ने, m1
L1T-2, ये तो फोर्स का डायमेंशन आ गया। ऐसे आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस ही तो है, सॉरी डिस्टेंस ही तो है, आर क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं अपन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, L2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ऐसे यहाँ पे क्या है, M1 और M2 मास है। अब ये मास है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, M2, क्योंकि दो दो मास है। इसको ऊपर लेके जाते हो अगर आप तो क्या बन जाएगा, M1 - 2 का मतलब होता है -1। यहाँ पे देखो 1 + 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, -2। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कर सकते हैं क्या बताओ? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है बेटा, डायमेंशन निकालना है। ठीक है, फटाफट इसको चेक करो। मैं एक बार चेक करता हूँ वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। यस, वीडियो चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। आगे चले, चलिए अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है टॉपिक? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, एक चीज़ बताओ, सिंपल सी बात बताना, क्या अपन 10 kg के अंदर 5 मीटर को ऐड कर सकते हैं? kg में मीटर ऐड किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। मतलब एक यूनिट अलग है, क्योंकि ये यूनिट है मास की, ये किसकी यूनिट है, मास की, और ये किसकी यूनिट है, लेंथ की। क्या एक लेंथ की यूनिट को मास की यूनिट से ऐड कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते हैं, याद रखना इस बात को, नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेम यूनिट जब तक नहीं होगी तब तक आप ऐड कर ही नहीं सकते, नहीं आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि 10 kg के अंदर केवल 10 के या 5 kg ही ऐड आप कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 15 kg आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपके पास यहाँ पे 10 मीटर है तो आप इसके अंदर क्या ऐड करोगे, 5 मीटर, क्या आएगा बताओ, 15 मीटर आ जाएगा। सही क्या एकदम बात क्लियर है? मतलब ये है, ये 15 kg है, ये आपके पास 15 मीटर है। कब आ रहा है ये, जब सेम यूनिट होती है। मतलब ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर सेम यूनिट होगी तभी आप क्या कर सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ये ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। क्लियर है बात? यही आपके पास क्या होता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है। अब इसके ऊपर बेस्ट अपने पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास, आपको गिवन है A = B + इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, V = A + BT²। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, मान लो, है कि नहीं? आपके पास यहाँ पे गिवन है कि V क्या है, वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। V क्या है, वेलोसिटी, एंड T क्या है, टाइम है। अरे T क्या है, टाइम है। ओके और यहाँ पे A और B क्या है, कांस्टेंट है। A एंड B आर कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, आपको ये निकालना है। तो A और B के डायमेंशन आप कैसे निकालोगे बताओ? A एंड B के डायमेंशन निकालने हैं अपन को, A एंड B। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। क्या कहता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कि सेम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही क्या हो सकती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास देखो ये V है, अगर मैं इस A को इधर लेके जाता हूँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट हो। तो मैंने क्या कहा, ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है। मतलब अगर ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था। मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा,
जो इसका डायमेंशन है वही इस पूरे का होगा, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है। इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ कि भाई v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन तो मुझे आता है ना निकालना। तो अपन क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ v। तो मुझे बताओ डायमेंशन ऑफ a अगर आपको निकालना है तो बताओ v का डायमेंशन क्या है। दिस इज द m0 l1 t-1। ये आपको आना चाहिए, बनाना आपको आना चाहिए, मैंने सिखाया भी आपको। तो जो डायमेंशन a का है वही ये है। क्लियर है, मतलब v का जो डायमेंशन होगा वही a का होगा। क्लियर है। फिर क्या आता है, अगर मुझे यहाँ पे b का डायमेंशन निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, इस पूरे bt का जो डायमेंशन है वो क्या v के इक्वल होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ bt दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। क्लियर है। तो मैं क्या बोलूँगा, डायमेंशन ऑफ b। आपको पता है t का डायमेंशन तो क्या है, t होता है, ये तो पता ही है ना अपन को। और v का डायमेंशन भी अपन को पता है, दिस इज द m0 l1 t-1। ये आपका v का डायमेंशन है। तो क्या अपन इसको इधर ले जा सकते हैं। तो क्या आएगा बताओ, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू m0 l1 t-1 अपॉन में कितना आ जाएगा, t1। ठीक है, आप इसको इधर लेके जाओगे, ऊपर लेके जाते हो तो ये माइनस में बन जाता है। तो क्या आएगा, m0 l1 t-2 दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। क्या ये किया जा सकता है, बताओ। कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको ट्राई करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सपोज करो s इक्वल टू आपको गिवन है 80 bt स्क्वायर, ये आपको गिवन है, जिसके अंदर s कौन है, डिस्प्लेसमेंट, s इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम, a और b आपके पास कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन आपको निकालना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ। आपको पता होना चाहिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा और वही डायमेंशन इस पूरे का होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ AT इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ S के होना चाहिए क्या। तो अगर मैं बोल रहा हूँ डायमेंशन ऑफ AT है तो डायमेंशन ऑफ A आपको निकालना है, T का डायमेंशन आपको T पता है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S है तो क्या आ जाएगा, L1। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। इसको इधर लेके जाओगे तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, L1 t-1। ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगा, L1 t-1 दिस इज द डायमेंशन। कर सकते हैं क्या बताओ, है कोई दिक्कत। फिर क्या आता है, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, बताओ किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ S के। क्लियर। तो आप बताओ डायमेंशन ऑफ B, T का कितना आ जाएगा, T का स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा, S का अलग आएगा डायमेंशन L1, क्योंकि डायमेंशन क्या है, S क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, L1। क्लियर। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ B बताओ, इसको अगर इधर लेके जाते हो तो क्या आएगा, L1 और ये आएगा T2। इसको ऊपर लेके जाते हो तो कितना आ जाएगा, L1 t-2। ये आपका डायमेंशन आ गया B का। तो इसी तरीके से आपको इक्वेशंस करने हैं। बोलो बात समझ में आ गई, है कोई दिक्कत। आगे चले, आगे चले। चलिए अब आती है बात स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। क्या आती है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज़ है। तो पहला आता है टू चेक द करेक्टनेस। क्या आता है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी आपको फॉर्मूला गिवन है कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है, वो पता करने के लिए आपको ये काम में आता है। सेकंड आता है कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम 1 यूनिट टू
अनदर यूनिट, 1 यूनिट टू अनदर यूनिट, एक यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। ओके, एंड द थर्ड इज टू मेक फॉर्मूलाज, टू मेक फॉर्मूला बनाने के लिए भी काम में आता है। ठीक है, कैसे काम में आता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है टू चेक द करेक्टनेस। तो इसको अपन कैसे करें वो अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ से फर्स्ट जो पॉइंट है उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे इसको किया जाता है, देखो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन है, सपोज करो जैसे t इक्वल टू 2 पाई g/l, इस तरीके से आपको दे दिया गया है कोई क्वेश्चन। यहाँ पे आपको गिवन होगा कि जो t है वो तो क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब टाइम है। देखो अभी आपको टाइम पीरियड वगैरह पे जाना नहीं, क्योंकि आगे टॉपिक्स आएंगे तब पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 8 में आएगा ये, है ना। तो यहाँ पे अपन बात करिए तो क्या है? टाइम पीरियड है। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन है, आप ऐसा समझ लो, दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, ऐसी l क्या है? लेंथ है। l इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है चलो ये भी मैं बता देता हूँ, पता होगा वैसे तो। ये पेंडुलम है जो घड़ी के अंदर लटका होता है, जिसको ये इस तरीके से ऑक्सीलेशन करता है। तो इस लेंथ को l बोला गया है, इसके मास को m बोला गया है, ध्यान रखना। इसका मास क्या है? m है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन को ये चेक करना है कि ये सही है या रॉन्ग है। इसको चेक करने के लिए आपको डायमेंशंस यूज करने हैं। कैसे? सबसे पहले t का डायमेंशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ t कितना आएगा बताओ? दिस इज द m0, l0 एंड t1, क्योंकि टाइम तो ओनली t होगा, लेंथ तो होगी नहीं टाइम के अंदर। फिर इसको चेक करना है अपन को, डायमेंशन ऑफ 2 पाई रूट g/l, इसको चेक करना है। अब एक चीज़ याद रखना, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती है ना, जैसे ये आपको दिख रहा है 2 पाई, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट वैल्यूज की कोई डायमेंशन, कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 3 पाई आ गया, 2 पाई आ गया, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, किस किस का डायमेंशन नहीं होता है? कांस्टेंट वैल्यूज का, जैसे पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसके अलावा एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है? ऐसे आपके पास थर्ड आता है क्या? पावर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, अभी सिखाएंगे आपको इसके बारे में। पावर का, एंगल का और कांस्टेंट वैल्यूज का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व किया? तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो रूट लगाओ। जी का डायमेंशन क्या होता है? जी कौन है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने बताया था आपको क्या होता है, बताओ? L1t-2। बेटा सबसे पहले डायमेंशन अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से दिमाग में आना चाहिए, तुम्हारे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और लेंथ जो है वो आपके पास है L1, लेंथ क्या है? L1 है। तो आपको पता ही है L से, देखो L तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? t की पावर -2। अब एक बात बताओ, t की पावर -2 इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/t का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर आप रूट को सोल्व करते हो तो क्या आएगा? 1/t आएगा। कोई प्रॉब्लम है? मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m0 l0 t-1। समझ में आ गई क्या बात? बोलो। यहाँ पे डायमेंशन क्या आ रहा था? t1, और यहाँ पे कितना आ रहा है? t-1। क्या ये दोनों सेम डायमेंशन के हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्वल है दोनों, डायमेंशन सेम होना चाहिए। बट डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। बोलो आ गई क्या बात समझ में? इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, फटाफट देखो इस क्वेश्चन को। बेटा खुद से भी सॉल्व करते रहें क्वेश्चन, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसके अपन बात कर रहे हैं, वो क्या है? सेकंड इज कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ज करना।
पहले तो आपको समझना है कि यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। पहला आपका होता है MKS पैरामीटर, सेकेंड इज CGS पैरामीटर, ओके, थर्ड इज FPS पैरामीटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये होता है आपके पास मीटर, केजी और सेकंड। ये होता है आपका सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, और ये होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो देखो ये क्या है, ये लेंथ को डिटरमाइन लेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, ये लेंथ है, ये मास को शो कर रहा है और ये टाइम को शो कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो अगर MKS सिस्टम है तो याद रखना मीटर में होता है, CGS है तो सेंटीमीटर, और जैसे अमेरिका वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे फुट चलता है तो ये फुट यूज करते हैं, वहाँ पे वेट को पाउंड में मेजर करते हैं, अपने यहाँ केजी में मेजर करते हैं, सेकंड सब में सेकंड ही रहता है, टाइम का डायमेंशन आ गया होगा समझ। अब यहाँ पे कन्वर्जन सीख रहे हैं अपन, तो अपन को क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू ब्लैंक डाइन। देखो अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे ये है MKS सिस्टम, ये न्यूटन जो आता है वो कौन से सिस्टम में आता है, MKS सिस्टम में आता है, और डाइन जो आता है वो CGS सिस्टम में आता है। ये बात आपको समझनी है, ये किस में आता है, MKS में। 1 न्यूटन, समझ पा रहे हो, मतलब 1 न्यूटन किसके इक्वल है वो बताना है, ये वैल्यू है इसकी, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और ये यूनिट है, मतलब MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाता है आपको समझना है। सबसे पहली बात जो उसको लिखने का तरीका है वो क्या होता है, N1U1 किसके बराबर होता है, N2U2 के। N1 कौन है, ये आपको जो गिवन है इसको N1 बोला गया है। U1 कौन है, ये न्यूटन, ये U1 है। ठीक है, N2 कौन है, ये जो आपको फाइंड आउट करना है, और डाइन कौन है, U2। क्लियर हो गई बात, मतलब आपको N2 निकालना है, पहली बात तो समझ लो। ये MKS सिस्टम है, ध्यान रखना, और ये कौन सा है, CGS। क्लियर है, तो अगर मुझे N2 को निकालना है तो N2 को कैसे निकालूंगा, इसको इधर लेके जाओ तो ये आएगा N1U1 अपॉन में U2। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब एक चीज़ समझ लो, ये कौन सा सिस्टम था, MKS, पता है ना ये बात, कौन सा सिस्टम है ये, MKS, और ये कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम है। क्लियर, मतलब ऊपर वाला MKS, नीचे वाला CGS, बस हो गया, एकदम इजी है। बोलो कोई दिक्कत? अब अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि ये याद रखना 1 न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है ये, फोर्स। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो यूनिट लग रही है, डायमेंशन लगेगा, वो किसका लगेगा, फोर्स का। तो अपन लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है बताओ फटाफट, M1L1T-2, M1L1T-2। ये आपके पास क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है। अगर ये फोर्स का डायमेंशन है स्टूडेंट्स, तो याद रखो इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग की यूनिट रखनी है अपन को, इन्हीं डायमेंशन के अकॉर्डिंग इनकी ये यूनिट रखनी है। कैसे, जैसे मुझे N2 निकालना है, N1 की वैल्यू तो पता है ना अपन को, देखो ये N1 ही तो है, मैंने बताया ना, N1U1, ये N1 है, ये U1 है, ये वैल्यू जो आपको निकालनी है वो N2 है, और ये क्या है अपने पास, डाइन U2 है। तो आपको N1 के बारे में पता है, दिस इज द 1, N1 कितना दे रखा है, 1। अब यहाँ पे U1 क्या है, देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये क्या है, मास, ये लेंथ और ये टाइम है कि नहीं। तो मास को अपन यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। याद करो ये कौन सा सिस्टम था, MKS, ये था CGS। तो ऊपर MKS सिस्टम में मास को क्या लिखा जाता है, kg लिखा जाता है, अपॉन में कौन आएगा, CGS। CGS में क्या लिखा जाता है, इसको ग्राम। कोई प्रॉब्लम? इसकी यूनिट देखो क्या है, सॉरी इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लगा दो। ऐसे ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन यूनिट वगैरह कैसे लिखते हैं अपन, देखो लेंथ को MKS सिस्टम में मीटर लिखा जाता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, मीटर। ठीक है, और CGS में इसको क्या लिखा जाता है, सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। यहाँ पे सेकंड और ये भी सेकंड, तो आपको पता है इसकी पावर कितनी है, -2। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर दो, कैसे कन्वर्ट करना है, N2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो जो kg है उसको आप क्या लिखोगे, 1000 ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम।
यहाँ की पावर 1 है तो 1 ही रहने दो। ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, अपॉन में कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आपके पास सेकंड है, ये भी आपके पास सेकंड है। क्लियर है क्या बताओ? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2। देखो ये सेकंड से सेकंड तो कट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्राम से ग्राम कट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट। तो n2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई देखो 1000। इसकी पावर 1 है तो ओनली 1000 ही आएगा। यहाँ पे 100 है, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे 100 ही आएगा। तो बताओ n2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 10 की पावर 5। मतलब आपको एक चीज़ समझ जानी है कि 1 न्यूटन के अंदर कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर है बात? इस तरीके से अपन को इसको सोल्व करना होता है, ये मेथड बोलो कर सकते हैं। आगे चलें। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है थर्ड, टू मेक द फॉर्मूलाज। आपको क्या बनाना है? फॉर्मूलाज बनाना है। टू मेक फॉर्मूलाज, फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि कैसे बनाएं फॉर्मूला? जैसे आपको गिवन है मेक अ फॉर्मूला इन विच टाइम पीरियड आपको गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड को टी बोला गया, ये भी ध्यान रखना। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स, इस टाइप से लैंग्वेज आएगी, ध्यान रख लेना। डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको अपन जी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको गिवन है लेंथ। क्या गिवन है? लेंथ ऑफ वायर या स्ट्रिंज या लेंथ ऑफ पेंडुलम भी बोला जाता है। लेंथ ऑफ पेंडुलम L, लेंथ ऑफ पेंडुलम L, इनके ऊपर ये डिपेंड करता है और आपको फॉर्मूला बनाना है। क्लियर हो रही है बात? तो कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको गिवन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे भी डिपेंड कर रहा है। जिन जिन पे डिपेंड करेगा उनको आपको लिखना है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? जी के ऊपर। क्या लिख रहा है? जी के ऊपर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? जितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा वो सारी क्वांटिटी आपको प्रोपोर्शन करके लिखनी पड़ेगी। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा अपने पास? लेंथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे मानना है एक्स और वाई पावर कितनी माननी है? एक्स और वाई मानिए, जितने भी आएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक और आ जाता है तो जेड भी मान लेना। इससे ज़्यादा आता है तो ए बी सी डी एफ जो आपको मानना है वो मानो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अपन ने कहा टाइम पीरियड इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपन लिखेंगे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा? एल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? वाई। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? सॉरी, डिवाइड में थोड़ी लिखोगे जी एक्स और यहाँ पे लिखोगे एल वाई। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम? प्रोपोर्शनल है। जब आप प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको क्या बोला जाता है? के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? के। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा के और ये आएगा जी एक्स और ये आएगा एल वाई। अब ये टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है बताओ जल्दी से देखें। टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है स्टूडेंट्स वो आपके होता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? m0 l0 t1। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? m0 l0 t1, ये इसका डायमेंशन है। ऐसी के कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है तो लिखना नहीं है। जी क्या है? जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो याद रखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन होता है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता था L1 t-2, यही होता था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पावर एक्स। ये कौन है? लेंथ है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है? m0 l0 t1, कोई प्रॉब्लम है? क्या करोगे बताओ? l, देखो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे y भी है, तो x प्लस y दोनों आ जाएंगे।
क्योंकि देखो यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ है। क्लियर? ऐसे यहाँ पे टी देखो, टी कितना आएगा, -2x। टी कितना आने वाला है, -2x। अब आपको कुछ भी नहीं करना, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। देखो यहाँ पर मास तो है नहीं, तो यहाँ पर भी आप चाहो तो मास को हटा सकते हो, क्योंकि मास है नहीं ना, है कि नहीं। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखो लेंथ है यहाँ पर, ये भी लेंथ है, तो इसकी पावर 0 है और इसकी पावर x + y है। तो कहने का मतलब अगर पावर को आप कंपेयर करते हो तो x + y कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसे यहाँ पर देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल टू कितना आने वाला है, -2x। 1 इक्वल टू कितना आने वाला है, -2x। तो देखो यहाँ से आ गया 1/-2, दिस इज द x। और आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलो एक बार के लिए तो माइनस का हाफ लिख देते हैं इसको अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस इज द -12। ये तो आपके पास x हो गया। ऐसे y क्या होगा बताओ, यहाँ पे पुट कर दो। तो x + y = 0 था, x की वैल्यू आ रही है -½ सो +y = कितना आएगा, 0। सो y = कितना आने वाला है, ½ यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करेंगे आगे, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि आपको पता है ये है मेन फॉर्मूला। ये क्या है, आपका मेन फॉर्मूला है। क्या है ये, आपका मेन फॉर्मूला है। इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो। सो t = k का k आएगा, यहाँ पे g का बताओ, x की पावर कितनी है, -1/2। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा ऐसे लिख दो इसको। g क्या है बताओ, -1/2 और L क्या है, +½ L क्या है, +½ तो ये तो +½ है, कोई दिक्कत, लेकिन ये माइनस का है तो इसको अपॉन में ले जाएं। सो t = कितना आने वाला है, k, यहाँ से आएगा L 1/2, यहाँ पे कितना आएगा बताओ, g 1/2। कोई दिक्कत है? तो इसको आप सोल्व करोगे तो t की वैल्यू, एक बात बताओ, पावर हाफ का क्या मतलब, ये रूट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई भी रूट है, इसका क्या मतलब होता है, p की पावर 1/2, याद रखना। तो यहाँ पर भी हाफ ही है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ से आएगा k और यह आएगा L/g का होल रूट। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले अपन इसका एक क्वेश्चन लिखा था करेक्टनेस वाला, तो याद है उसके अंदर 2π आया था। हालांकि अब इस फॉर्मूले से ये जो अपना जो मेथड है, इसके अंदर आप k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, याद रखना, ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, मेथड था तीनों एप्लीकेशन को सोल्व करने का, और ये आपका डायमेंशन है। ये डायमेंशन के अंदर आपका टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे वेक्टर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप रिवाइज करते रहें। थैंक यू।